Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 7. So अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया, मशीन लर्निंग क्या होता है, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है। अब हम सिंस आगे बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे हम लोग कोडिंग और डेटा को कैसे यूज़ करके मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने हैं, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक कि आपको एक चीज पता हो पहले से और वो है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस आगे मिलेंगे। ठीक है। सो टुडेज वीडियो विल बी ऑल अबाउट चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग। ठीक है। मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आप आगे के वीडियोस में या फिर अपने करियर में आगे फेस करोगे जब भी आप कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। The first point is data collection. So we already know machine learning is all about learning from data, right? अगर data ही नहीं है आपके पास तो फिर what's the point of doing machine learning, right? So when you do machine learning, आपके पास data, at least जब आप ये course कर रहे हो या फिर आप छोटे छोटे projects बना रहे हो college level पे, तो आपको data बहुत easily मिल जाता है। आपको CSV files के CSV file format के फॉर्म में डेटा अलग अलग सोर्सेज से मिल जाएगा, कैगल से मिल जाएगा या फिर किसी और वेबसाइट से मिल जाएगा या प्रोबेबली आपके टीचर्स या आपके सीनियर्स आपको वो डेटा दे देंगे। बट व्हेन यू आर डूइंग एक्चुअल मशीन लर्निंग फॉर सम कंपनी, देन डेटा एक्यूमुलेशन या फिर डेटा गैदरिंग इज एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट. In that case, what you have to do is you can either, you know, fetch data from an API or you can do web scraping. ये दो फेमस अप्रोचेस हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पर भी जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो कुछ चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि आप एक कोड को यूज करके खूब सारा डेटा किसी और के सर्वर से अपनी मशीन पे ला रहे हो। बहुत तरह के गड़बड़ हो सकते हैं। हम ये दोनों तरीके से डेटा गैदरिंग सीखेंगे फ्यूचर में। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट या दिस स्टेप इज अ प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग इफ यू डोंट हैव ready-made data, then gathering data is a difficult piece of task. Okay. The next one is insufficient data, labeled data. So मशीन लर्निंग में एक चीज आप ग्रेजुअली सीखोगे कि मान लो अगर आपके पास दो एल्गोरिदम्स हैं। आई शो यू मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लेट्स से आपके पास दो एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम ए, एल्गोरिदम बी, and algorithm A is a much better algorithm than algorithm B. But algorithm A has got just 100 rows of data, whereas algorithm B has got 10 lakh rows of data. सेम प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, बस एल्गोरिदम अलग है और अमाउंट ऑफ डेटा अलग है, बट प्रॉब्लम सेम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, किस इन दोनों में से कौन सा मॉडल इनके कलेक्शन को आई कॉल M1 और इसके कलेक्शन को आई कॉल M2? व्हाट डू यू थिंक, M1 बेटर परफॉर्म करेगा या M2 बेटर परफॉर्म करेगा? द आंसर इज M2 बेटर परफॉर्म करेगा, इवन दो algorithm B is it's not as good as an algorithm as algorithm A is. बट सिंस हमारे पास डेटा ज्यादा है यहाँ पर, हमारा एल्गोरिदम बी का परफॉर्मेंस विल ट्रम्प एल्गोरिदम ए का परफॉर्मेंस। इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आया था, एक पेपर कुछ बहुत समझदार लोगों ने पब्लिश किया था। वो लोग एनएलपी के ऊपर काम कर रहे थे और एनएलपी में दे वर ट्राइंग टू बिल्ड मॉडल्स जो टू टू इस तरह के वर्ड्स को, मतलब यहाँ पे टू यूज होना चाहिए या TOO यूज होना चाहिए, इस तरह के वर्ड्स कहाँ पे यूज होने चाहिए, इसके ऊपर एक मॉडल बना रहे थे। और उन्होंने बहुत बड़ा एक डेटा सेट क्रिएट किया ये चीज करवाने के लिए। एंड उसके बाद उन्होंने उस डेटा सेट के ऊपर अलग अलग एल्गोरिदम्स को ट्राई किया। कुछ एल्गोरिदम्स बहुत ही अच्छे थे, डीप लर्निंग एंड ऑल। कुछ एल्गोरिदम्स बहुत अच्छे नहीं थे, लाइक KNN टाइप के। उन्होंने नाइव बेस भी यूज किया, उन्होंने अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज किए। एंड गेस व्हाट, दे रियलाइज कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। तो इसको बोला जाता है अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा। मतलब अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा है तो टू बी ऑनेस्ट एल्गोरिदम उतना मैटर नहीं करता। बट गेस व्हाट, उतना डेटा सभी के पास नहीं होता। हमारे पास स्मॉल या मीडियम लेवल पे ही डेटा रहता है। दैट इज वाई आज की डेट में एल्गोरिदम मैटर करता है। बट द पॉइंट टू डिस्कस इज दिस कि इनसफिशिएंट डेटा अगर आपके पास है तो आप एनीवे स्ट्रगल करोगे। और डेटा सच में गैदर करना
और सही फॉर्मेट में गैदर करना इज अ वेरी ट्रिकी चैलेंज, राइट। सेकेंड है कि आपके पास लेबल डेटा नहीं मिलेगा। लेट्स से आप प्रिडिक्शन का कोई टास्क कर रहे हो, लेट्स से आप इमेज क्लासिफायर बना रहे हो, कैट डॉग क्लासिफायर बना रहे हो, तो आप डेटा कलेक्शन तो बहुत इजीली कर सकते हो। लेट्स से आप एपीआई, किसी का एपीआई यूज कर रहे हो, लेट्स से आप बहुत सारे फ्लिकर बोल के एक वेबसाइट है, वहां पे आपको फ्री में इमेजेस मिल जाते हैं, आप वहां से खूब सारे इमेजेस डाउनलोड कर रहे हो, या फिर आप गूगल से वेब स्क्रैपिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे इमेजेस आ गए, बट अब किसी को वहां पे बैठना पड़ेगा लेबल करने के लिए कि ये करंट इमेज में कैट है, ये करंट इमेज में डॉग है। वो बहुत टीडियस काम है, राइट। तो अगेन अभी तक दोनों पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए दे वर रिलेटेड टू डेटा, और आगे भी काफी कुछ डेटा से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस होंगे या तो वो डेटा के फॉर्म में होंगे या तो एल्गोरिदम के फॉर्म में होंगे। सो पहला वाज डेटा का कलेक्शन, बिकॉज इतना इजीली अवेलेबल नहीं है डेटा। सेकंड, अगर आपके पास डेटा आ भी गया तो क्या वो सफिशिएंट है, और अगर सफिशिएंट है तो क्या वो लेबल्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत परेशान करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा। सो कभी कभी क्या होता है कि लेट्स से आप लीनियर रिग्रेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप आगे लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे बाय द वे, जहां पे आप क्या करते हो, आपके पास अगर कुछ डेटा होता है और वो लीनियर सॉर्ट ऑफ डेटा होता है, तो अगर आपको फॉर अ न्यू गिवन वैल्यू वाई प्रिडिक्ट करना है, तो आप कैसे करते हो, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हो जो इस डेटा को बेस्ट फिट करता है। अब ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो इन पॉइंट्स को देख करके ही किया जा रहा है ड्रॉ, राइट। बट इमेजिन करो आपने जो डेटा गैदर किया था ये कंप्लीट डेटा नहीं था, कंप्लीट डेटा कुछ ऐसा था। अब खुद सोचो, अगर आपके पास ये कंप्लीट डेटा होता तो आपका लाइन आप ऐसे ड्रॉ करते। ये इतना डेटा ना होने की वजह से आपने ये मॉडल चूज किया, बट एक्चुअल मॉडल ये होना चाहिए था, बिकॉज आपके पास ये डेटा नहीं है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा। मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में कि आप एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, बट आपके पास जो डेटा है वो आधी कहानी बोल रहा है, और आप आधी कहानी को सुन करके अगर आपको कुछ कंक्लूजन देना है तो ऑब्वियसली आपका कंक्लूजन गलत होगा। आई कैन गिव यू अ वेरी इंट्यूटिव एग्जांपल। लेट्स से हम इंडिया में हमने सर्वे कराना है कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी, एंड गेस व्हाट, मैंने सर्वे इंडिया में कराया। अब अगर मैं इंडिया में सर्वे कराऊंगा तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से कि इंडिया जीतेगी, बिकॉज हम थोड़े बायस्ड होंगे इंडियन टीम की तरफ, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब डेटा गैदर करने जाते हो तो आप सभी जगह से ना गैदर करके किसी एक जगह से उठा लेते हो, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता प्रॉब्लम का। अगर आपको ये पता करना है, सर्वे करना है कि कौन सी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगी, तो आपको सर्वे हर उस कंट्री में करना चाहिए जो टीम खेल रही है, तभी तो आपके पास वैलिड डेटा आएगा। बट आपने सिर्फ इंडिया में किया, तो दिस इज पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और ये आपको परेशान कर सकता है। अगर आपके पास सही से रिप्रेजेंटेटिव डेटा नहीं है, इट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस। इसको बोला जाता है सैम्पलिंग नॉइस। खेल तो सारी टीम्स रही थी, बट क्वेश्चन किससे किया, सिर्फ इंडिया से। दिस इज सैम्पलिंग नॉइस। कभी कभी क्या करते हो, आप सभी जगह से डेटा लाते भी हो फिर भी गड़बड़ हो जाता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। आपने सारी कंट्रीज में 200 फैंस से पूछा कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेगा, फिर भी सबने इंडिया ही बोला। उसका रीजन क्या है कि बाहर की कंट्रीज में भी इंडिया वाले बहुत रहते हैं, तो फिर से गड़बड़ हो गई। इसको बोला जाता है सैम्पलिंग बायस, कि जब आप बहुत बड़े डेटा के ऊपर भी काम कर रहे हो तब भी आपने सही से सैम्पलिंग नहीं किया, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग नहीं किया, सबको बराबर मौका नहीं दिया। आपको क्या करना चाहिए था, आपको 100 इंडियन से पूछना चाहिए था, 100 पाकिस्तानी से ही पूछना चाहिए था, 100 ऑस्ट्रेलियन से ही पूछना चाहिए था, उसमें से कोई भी बंदा बाहर वाला इंडियन नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके पास सही रिप्रेजेंटेशन आता डेटा का। अगेन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जब प्रैक्टिकली इस चीज को करोगे तो आप और बेटर इसको समझ पाओगे। बट यस, अगर आपके पास डेटा का रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ है तो बहुत गड़बड़ है, आपका एग्जाम मतलब आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट, पुअर क्वालिटी डेटा। अब दिस कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेटा में बहुत सारा आउटलायर्स हैं, डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं, डेटा में अब्रप्ट वैल्यूज हैं, डेटा में अलग अलग फॉर्मेट में वैल्यूज हैं, और इन सारी चीजों को सही करने में मतलब बहुत मेहनत लगती है। इनफैक्ट बोला जाता है कि अगर आप एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें 60% टाइम, अगर आप एक साल किसी प्रोजेक्ट को दे रहे हो तो आप लगभग 8 महीने सिर्फ डेटा को
डेटा का क्वालिटी सही करने में गुजार देते हो, क्योंकि अगर आपके डेटा का क्वालिटी सही नहीं है, आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कुछ भी नहीं कर सकता. इट इज रिलायंट ऑन डेटा, एंड इफ डेटा इज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट, इफ द क्वालिटी ऑफ डेटा इज पुअर, योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी पुअर. ठीक है, आई होप ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एंड गेस व्हाट, इसके ऊपर हम लोग काफी टाइम स्पेंड करेंगे. हम अलग अलग तरीके से कचरा वाला डेटा लाएंगे और उसको रिसाइकल करके प्रॉपर प्योर डेटा में कन्वर्ट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल का, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. सो या, दिस इज अ प्रॉपर चैलेंज दैट यू विल फेस इन द फ्यूचर. ठीक है, नेक्स्ट इज इरेलेवेंट फीचर्स. फीचर्स मतलब कॉलम्स. सो फंडा बहुत सिंपल है कि आपके पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे आपके एनालिसिस में, उनका कुछ मीनिंग ही नहीं है, वो फालतू में वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो वो भी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट मशीन लर्निंग में एक फेमस डायलॉग है, डायलॉग नहीं है मतलब इट्स अ प्रॉपर फ्रेज, किसी ने बोला था, मुझे पता नहीं किसने बोला था. उसने बोला था, गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर कचरा डालोगे, कचरा ही मिलेगा. सो अगर आप ऐसे फीचर्स डाल रहे हो जो आपको किसी काम के नहीं है, तो फिर आपको कचरा ही बाहर मिलेगा आपके आउटपुट में. बेसिकली आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. लेट्स से आप क्या कर रहे हो, आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हो कि आप एक मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हो. लेट्स से एक रनिंग मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और आपने बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए उस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड आपके पास उन लोगों का काफी सारा डेटा है, लाइक उनका वेट कितना है, उनका हाइट कितना है, उनका एज कितना है, उनका लोकेशन क्या है. और उसके बेसिस पे आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि कौन मैराथन में आएगा, कौन मैराथन में नहीं आएगा. राइट. तो ऑब्वियसली जो फिटनेस फॉलो करता है, हेल्दी रहना चाहता है, वो बंदा मैराथन में पार्टिसिपेट करेगा. इसका चांस हायर है इन कंपैरिजन टू समवन जो थोड़ा सा कम फिटनेस की तरफ इंक्लाइंड है. राइट. तो अब यहाँ पे आपके पास जो इनपुट कॉलम्स है वो क्या है? एज, you have weight, you have height, you have location. अब लोकेशन, टू बी ऑनेस्ट, आपके फिटनेस के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है. मतलब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते ना कि मतलब साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया से ज्यादा फिट रहते हैं. ऐसा आप नहीं बोल सकते. राइट. एटलीस्ट बोल भी दोगे तो कंक्लूसिव डेटा प्रूफ नहीं दे सकते. तो यहाँ पे ये जो लोकेशन वाला कॉलम है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू एड एनी वैल्यू टू योर एनालिसिस. तो इसको हटा देना ही बेटर है. इररेलेवेंट फीचर. कभी कभी आप क्या करते हो कि दो फीचर्स को मिला करके एक सिंगल फीचर में कन्वर्ट कर देते हो, लाइक बीएमआई. मतलब वेट और हाइट दो अलग फीचर्स क्यों रखोगे, बीएमआई बना दो उसको. राइट. एक सिंगल चीज दो चीजों की कहानी बोल देगा, और इसको ही हम बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग. ये भी आप बहुत करने वाले हो आगे. ठीक है. तो इररेलेवेंट फीचर्स भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आपको फ्यूचर में बहुत सारा कॉलम्स मिलेगा आपके डेटा में, किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, ये बड़ा तगड़ा चैलेंज होता है, और ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो. ठीक है. तो या, ये भी आपको बताना था. नेक्स्ट इज ओवरफिटिंग. सो ओवरफिटिंग का फंडा क्या है कि आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल को एक डेटा के ऊपर ट्रेन किया, और उस मशीन लर्निंग मॉडल ने उस डेटा को रट लिया. रटने का मतलब उसने उसने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे, उसके पीछे की स्टोरी नहीं समझी, बस डायलॉग बाय डायलॉग चीजों को रट लिया. तो अब अगर आप उसको एक नया डेटा दोगे, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा नए डेटा पे, क्योंकि उसको सिर्फ पुराना डेटा के ऊपर ही काम करना आता है. दिस थिंग इज नोन एज ओवरफिटिंग, और ये मशीन लर्निंग के स्पेस में बहुत बड़ा विलेन है. कोई भी एल्गोरिदम जब आप पढ़ोगे, आपको हमेशा ये कंसर्न पकड़ के पढ़ना पड़ेगा कि ओवरफिटिंग कब होगा, क्योंकि ओवरफिटिंग होता जरूर है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ओवरफिटिंग. आप लेट्स से किसी सिटी में घुसे, जैसे मैं गुड़गांव में आया, और मैं किसी मूवी हॉल में मूवी देखने गया, और मैंने पूछा भैया टिकट कितने का, उसने बोला 1200 रुपए का. मैंने बोला भाई ये तो बहुत महंगा है. मैं बाहर आ गया, और मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि गुड़गांव में तो हर चीज महंगी है. ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. मैंने सिर्फ मूवी देखा, बट मैंने जनरलाइज क्या कर दिया कि सब कुछ ही महंगा है. तो दिस इज ओवरफिटिंग. हम ह्यूमन बींग्स ऐसा बहुत करते हैं, हर चीज के बारे में करते हैं. मशीन लर्निंग मॉडल्स भी ऐसा करते हैं. डेटा के पैटर्न्स को पकड़ के दिल से लगा लेते हैं, रट लेते हैं, एंड दे थिंक कि सब कुछ ऐसा ही है, जबकि ऐसा होता नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि आपके पास इस तरीके से कुछ डेटा है. ठीक है. इस तरीके से कुछ डेटा है. अब आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है, उसने ये फंक्शन कैलकुलेट किया.
ये ट्रेनिंग डेटा था, उसके ऊपर उसने ये फंक्शन कैलकुलेट किया, और यू कैन क्लियरली सी ये हर ट्रेनिंग पॉइंट को टच करने का ट्राई कर रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है। ठीक है, कायदे से एक्चुअली ये डेटा कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, कुछ इस तरीके का, समथिंग लाइक दिस। मैंने उतने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, बट ये इसका प्रॉपर कर्व होता। ठीक है, बट हमारा जो मॉडल है ब्लू वाला, वो ट्रेनिंग डेटा को लेके बहुत सीरियस हो गया और एकदम उससे चिपक के काम करने लग गया, जिसकी वजह से अगर आप इसको नए ट्रेनिंग पॉइंट्स दोगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरफिटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसको रिमूव करने के बहुत तरीके आप पढ़ोगे, बट मेरे को आपको आज ही बताना था कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ओवरफिटिंग, जहां पे आप कुछ ज्यादा सोचते ही नहीं हो और बस एक छोटा सा ओपिनियन बना लेते हो। लाइक मशीन लर्निंग के टर्म्स में अगर बोला जाए, तो अगर आपके पास इस तरीके से पॉइंट्स थे, इस तरीके से पॉइंट्स थे, तो आपके मशीन लर्निंग मॉडल ने बोला ये रहा मेरा मॉडल। वेरी सिंपलिस्टिक, नॉट गुड। ये ना ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा रिजल्ट देगा, ना नए डेटा के ऊपर जो आपको प्रिडिक्शन करने हैं वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये भी बहुत खराब बात है। सो मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर जब भी आप काम कर रहे हो, आपको हमेशा दिमाग लगाना है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम कर रहा था मशीन लर्निंग, मेरा एक्यूरेसी 100% आ जाता था। आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, अरे यार मेरा 100% आ गया, बट जनरली 100% आ रहा है, इट शोज दैट ओवरफिटिंग हो रहा है, राइट? तो इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, नाउ coming to the eighth point, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। एट द एंड जब आप मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो द एंड गोल इज कि वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट बन करके यूजर को हेल्प करने वाला है, बी इट बी अ रिकमेंडर सिस्टम, या फिर आई डोंट नो आपका कुछ भी यार, चर्न प्रिडिक्शन का एल्गोरिदम हो गया, लोन डिफॉल्टर्स प्रिडिक्ट करने का एल्गोरिदम हो गया, या आई डोंट नो डिफेंस रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो गया। एट द एंड वो किसी यूजर को हेल्प ही करने के लिए बनाया जा रहा है, राइट? और वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का पार्ट बन करके ही हेल्प करेगा। मशीन लर्निंग अलग से नहीं आता, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही रहता है। अब जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हो, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर घुसाना, इंटीग्रेट करना, राइट? एंड टू बी ऑनेस्ट, ये इतना इजी काम नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम क्या है कि सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। विंडोज है, एंड्रॉइड है, लिनक्स है, वॉशिंग मशीन का जावा वाला ओएस है, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, डेस्कटॉप के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सर्वर के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, राइट? अब यू हैव टू मेक श्योर, एक्चुअली आप नहीं करते हो, बट आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इस चीज में, कि आप सॉफ्टवेयर में इस पूरे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को इंटीग्रेट करो। अब आज के डेट में, सिंस मशीन लर्निंग इज नॉट अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, आई मीन इट इज अ ओल्ड टेक्नोलॉजी, बट अभी रिसेंटली फेमस हुआ है, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते, जैसे जावा। जावा इज सच अ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट अभी भी बहुत स्टेबल तरीके से जावा में मशीन लर्निंग नहीं हो पाता। जावास्क्रिप्ट, पूरा का पूरा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड आउट है। अभी रिसेंटली जाके टेंसरफ्लो ने अपना जेएस लाइब्रेरी निकाला है। तो अगर आप किसी वॉशिंग मशीन में या फिर किसी ड्रोन में मशीन लर्निंग घुसाना चाहते हो, या अर्डिनो में मशीन लर्निंग घुसाना चाहते हो, उसके लिए आपको काफी हैकिंग करना पड़ेगा, सो दैट वो मॉडल काम करे। स्टेबल चीजें नहीं है अभी, तो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट काम है, और एक मशीन लर्निंग मॉडल हर तरह के प्लेटफॉर्म पे सही से काम करे, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। स्टूडेंट्स जनरली मशीन लर्निंग मॉडल्स बना के खुश हो जाते हैं, बट मैं हमेशा उनको बोलता हूँ एंड टू एंड प्रोडक्ट्स बनाओ। प्रोडक्ट मतलब यूजर उसको यूज कर पाए, आपके मॉडल को यूज कर पाए, तो उसको वेबसाइट पे कन्वर्ट करो, उसको एंड्रॉइड ऐप में कन्वर्ट करो, इफ पॉसिबल उसको अर्डिनो पे चला के देखो। डू थिंग्स जो आपकी यूजर डायरेक्टली यूज कर पाए, और ये बहुत चैलेंजिंग काम है आज की डेट में मशीन लर्निंग में। आई एम श्योर कि अगले 5 साल 10 सालों में थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म के लिए लाइब्रेरीज आने लग जाएंगी जो आपस में कंपैटिबल होंगी। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लाइब्रेरीज आपस में कंपैटिबल नहीं होती, तो आपको हर चीज के लिए अलग अलग काम करना पड़ता है। क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? नेक्स्ट इज ऑफलाइन लर्निंग एंड डिप्लॉयमेंट। ऑफलाइन लर्निंग मैंने आपको बताया था कि बैच लर्निंग कहते हैं इसको, मतलब कि आपका मॉडल एक बार ट्रेन होके सर्वर पे चला जाता है, और उसके बाद अपडेट नहीं होता। उसको अगर आपको अपडेट करना है, तो वापस नीचे लाओ, ऑफलाइन लाओ, नए डेटा पे फिर से ट्रेन करो, और फिर से सर्वर पे अपलोड करो। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कई परेशानियां इसमें हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो डिस्कस किया था,
क्योंकि आप चाहते हो कि कॉन्स्टेंटली आपका मॉडल अपडेट होता रहे सर्वर पे, जिसको हम ऑनलाइन लर्निंग बोलते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो हमने उस वीडियो में देखा था। सेकंड, डिप्लॉयमेंट में बड़ा कॉस्ट लगता है और बहुत मुश्किल होती है। डिप्लॉयमेंट एनीवेज बहुत डिफिकल्ट काम है, और आज की डेट में जो आपके लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं, AWS हुआ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हुआ, या अज्योर हुआ, दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज जहां पर आप मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हो, अपने यूजर्स को दे सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, अभी भी वो उतना स्टेबल नहीं है जितना सॉफ्टवेयर के लिए चीजें अच्छे से काम करती हैं। अभी भी नेसेंट स्टेज है और चैलेंजिंग है। मतलब आप प्रोडक्शन पे जाके जब डिप्लॉयमेंट वगैरह करोगे, रियल टाइम में मॉनिटरिंग वगैरह करोगे चीज़ों का, तो यू वुड रियलाइज कि हाँ, थोड़ा सा मेहनत लग रहा है और शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है इन कंपनीज की साइड से। तो ये भी एक चैलेंज है जो प्रोबेबली 5-10 सालों में फिर से ठीक होने का चांस है। ठीक है, द लास्ट चैलेंज इज कॉस्ट इन्वॉल्व, और ये मैंने तब तक नहीं समझा था जब तक मैंने खुद के मॉडल्स डिप्लॉय नहीं किए क्लाउड पे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप थोड़े भी बड़े स्केल पे चीजें कर रहे हो, मतलब किसी बड़ी कंपनी के लिए अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और प्रोडक्ट्स बना रहे हो और उसको डिप्लॉय कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपके 10,000 1 लाख यूजर्स आपके उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं जहां पे आपका मशीन लर्निंग मॉडल रन कर रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि किस तरह की जगहों से आपके पैसे ठुकने लगेंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो के लिंक में एक पेपर का लिंक सबमिट मतलब डालूंगा, जहां पे एक बंदे ने एक प्रॉपर एनालिसिस किया है। उस पेपर का नाम है द कॉस्ट ऑफ एआई। लोग जब मशीन लर्निंग का रिसर्च करते हैं तो बहुत बह जाते हैं और खुशी खुशी में मॉडल्स बनाते हैं, नए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बनाते हैं। बट जब उनको उठा करके सर्वर पे लाया जाता है ना, तो इतने सारे हिडन कॉस्ट निकलते हैं ना कि आपका कंपनी आपको बहुत सारी चीजों के लिए अलाउ ही नहीं करेगा। राइट, तो आज की डेट में सिंस मशीन लर्निंग सर्वर पे इज अ नेसेंट टेक्नोलॉजी, नया है, तो सब कुछ अभी ऑप्टिमाइज नहीं है, और वो ऑप्टिमाइज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक चीज जो मैं चाहूंगा आप सीखो वो ये है कि जब भी आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि सीखने के बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप आप और करो, और वो ये है कि मशीन लर्निंग मॉडल को एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, और उस प्रोडक्ट को सर्वर पे डिप्लॉय करके एक्चुअल यूजर्स को भेजो, सो दैट वो उसको यूज करें, सो दैट आप एक एंड टू एंड प्रोडक्ट को चलाना, बनाना और चलाना, दोनों का एक्सपीरियंस आपके पास हो। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है मशीन लर्निंग में आज की डेट में। ठीक है, इनफैक्ट एक बहुत डेडिकेटेड फील्ड भी निकल के आ गई है अब, इसको बोला जाता है ML ऑप्स। ये एक बहुत फेमस फील्ड अब धीरे धीरे बन रही है मशीन लर्निंग स्पेस में। जैसे डेवऑप्स होता है, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को सर्वर पे डाल के उनका खर्चा वगैरह सब कुछ हैंडल करते हो, उसका लोड बैलेंसिंग करते हो, उसको डेवऑप्स बोला जाता है, डेवलपमेंट ऑपरेशंस। वैसे ही सेम चीज मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर को जब आप सॉफ्टवेयर सर्वर पे रखते हो, चलाते हो, तो उसको ML ऑप्स बोला जाता है, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। और ये खुद में आज की डेट में बहुत ग्रोइंग फील्ड है। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, विद दैट ये डिस्कशन खत्म होता है, और कुछ 3-4 हम लोग और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अगले 2-3 दिनों में, और उसके बाद गाइज वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस कोर्स। So yeah, that's it. If you are following this series, please consider subscribing if possible. जो आपके friends हैं जो machine learning सीखना चाहते हैं, आप उनके साथ share कर सकते हो. Yeah, that's it for today's video. Thanks for watching.